वेलकम यू वंस अगेन। तो आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है रशियन एम्पायर को, उसकी इकोनॉमी, उसकी सोसाइटी को, वर्कर्स की सिचुएशन को, पीजेंट की सिचुएशन को, और उसके बाद कि सोशलिज्म यूरोप में कैसे फैलता है, रशिया में कैसे फैलता है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी रशियन रेवोल्यूशन रहने वाली है वो कुछ पार्ट्स में रहेगी। रशियन रेवोल्यूशन किसी कोई एक दिन का चेंज नहीं था, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। ठीक है, 1905 रेवोल्यूशन उसका एक पार्ट है। बाकी जो फाइनल स्टेजेस रहेंगी वो 1970 में आएंगी। तो 1905 रेवोल्यूशन एक तरीके से हम बोलेंगे बेस है रशियन रेवोल्यूशन का। ठीक है, या फिर बोल सकते हो आप स्टार्टिंग ईयर है, स्टार्टिंग फेज है। तो शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हमने जो ऑब्जर्व किया रशियन रेवोल्यूशन से, इस पूरे चैप्टर से, ठीक है, वो हमने ये देखा कि जो रशिया है इट वाज अ ऑटोक्रेसी। क्या था ये? ऑटोक्रेसी। तो पूछोगे ऑटोक्रेसी क्या होती है? तो ऑटोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे सारा कंट्रोल एक पर्सन के हाथ में है, और वो पर्सन कौन है? रशिया का सार। सार सारी चीजें कंट्रोल करता है, सारे डिसीजंस लेता है। ठीक है, प्लस दूसरी चीज क्या रहेगी? सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। एग्जाम्पल में लिख रखा है अदर यूरोपियन कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? तो सार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। ये जो टाइम पीरियड चला है 1905, इस टाइम पे हम देखेंगे जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें पार्लियामेंट एस्टेब्लिश हो चुकी थी। लेकिन क्या हमने अभी तक रशियन रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में क्या अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि रशिया में कोई पार्लियामेंट है? तो कोई पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करती। इट मीन सार पूरी तरीके से कंप्लीटली फ्री है अपने कोई भी डिसीजन लेने के लिए, किसी भी तरीके के डिसीजन को लेने के लिए पूरी तरीके से फ्री है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी रोक टोक करने वाली पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में हमने लिया कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन 1707 में ही पार्लियामेंट एस्टेब्लिश कर चुका था। और फ्रांस वाले फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा 1791 में वहाँ पे फ्रांस में पार्लियामेंट एस्टेब्लिश होगी। तो फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन चुका था। ब्रिटेन आज भी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सार ऑटोक्रेटिक है तो इस ऑटोक्रेटिक सार से कोई भी लोग खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। ठीक है, चाहे वो जनता हो या अदर लोग हो, कोई भी खुश नहीं है। अब देखो कौन खुश नहीं है? तो नो वन वाज हैप्पी विद दिस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। अभी नो वन में कौन कौन आता है? तो लिबरल्स। क्या लिबरल्स को ये राजा पसंद था? नहीं पसंद था, इसलिए तो वो चेंज चाह रहे थे। सोशल डेमोक्रेट्स नहीं पसंद करते थे, सारी पार्टीज को लीगल कर रखा था तो उन्हें लीगली काम करना पड़ रहा था। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, ये सारे ही जो लोग हैं, ये सारे ही लोग नहीं चाहते हैं कि सार बना रहे। ठीक है, एवरीवन वाज डिमांडिंग फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी लोग मिलकर किसकी डिमांड करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होना चाहिए, राजा के ऊपर कुछ पाबंदियां जरूर होनी चाहिए। अब ये जो लिबरल्स, सोशल सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज हैं, इनको फर्दर सपोर्ट मिलता है दो अदर क्लासेस से। वो क्लास कौन कौन सी हैं? तो एक है नेशनलिस्ट की और दूसरी है जादिदिस्ट की क्लास। नेशनलिस्ट कौन है? नेशनलिस्ट में दो लोग आएंगे, एक तो रशियंस, जो रशियन नेशनलिस्ट हैं, और दूसरे आएंगे नॉन रशियन। तो रशियन तो आप समझ गए, जो रशियन एम्पायर का पार्ट है, मतलब जो रशिया से बिलोंग करते हैं। और नॉन रशियंस कौन है? तो आपको पता है कि जो रशियन एम्पायर है वो सिर्फ मॉस्को सिटी तक नहीं फैला हुआ था, सिर्फ रशिया तक नहीं फैला हुआ था। अदर कई सारी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज प्लस एशियन कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी। अब इन कंट्रीज में रहने वाले जो लोकल लोग हैं उन सबको बोला गया है नॉन रशियन नेशनलिस्ट। क्या बोला गया है? नॉन रशियन नेशनलिस्ट। अब ये जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट हुआ करते थे, जो नॉन रशियंस हुआ करते थे, इनको बहुत तरीके से परेशान किया जाता था। ठीक है, इन सभी के ऊपर इनको रशियन लैंग्वेज, स्लेव लैंग्वेज जो की है, ठीक है, ये लैंग्वेज बोलने को मजबूर किया जाता था कि आपको यही लैंग्वेज का यूज करना है, रशियन जो हमारा मतलब जो तुम्हारा सार है उसकी बात को मानना है। तो ये जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, ये भी एक तरीके से चाहते थे कि जो सार ऑटोक्रेटिक है इसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगनी चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन बन के आना चाहिए। दूसरा जो ग्रुप आता है वो था जादिदिस्ट का। ये जादिदिस्ट कौन है? तो दे वर द मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन इस्लाम हु वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम। ये वो लोग हैं जो ये बेसिकली इनको मुस्लिम रिफॉर्मर्स बोलेंगे हम। ठीक है, ये वो लोग हैं जो इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं या फिर इस्लाम को आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये लोग भी इन लिबरल्स, सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज का सपोर्ट करते हैं रशिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाने के लिए। क्लियर? तो ये सारे लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। द ईयर 1905 रेवोल्यूशन। ठीक है, जो ये 1905 रेवोल्यूशन था, हमारे जो अभी टॉपिक हमने स्टार्ट किया उसमें हेडिंग भी यही था कि टर्बुलेंट टाइम 1905 रेवोल्यूशन। तो जो टर्बुलेंट टाइम था वो 1905 में ही स्टार्ट होता है। क्या हुआ था? तो द ईयर 1905, रशिया वाज हैविंग एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट।
सार ऑटोक्रेटिक है, सुनता नहीं है किसी की। ठीक है, लोग पहले से ही परेशान है। दूसरी परेशानी तैयार होती है बेड इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ में। ठीक है, कंट्री बहुत ही बुरी तरीके की इकोनॉमिक कंडीशन से सफर कर रही थी। ठीक है, तो इसी टाइम को बोला गया टर्बुलेंट टाइम, जहाँ पर एक परेशानी तो ऑलरेडी है, एक परेशानी और आ जाती है, तो इसको ही बोला गया टर्बुलेंट टाइम, मतलब उथल पुथल भरा हुआ टाइम जिसमें चीजें स्टेबल नहीं है। हुआ क्या था, क्यों टर्बुलेंट टाइम था, फिर क्यों बैड इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, तो उस टाइम पे प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड, जो जरूरत का सामान है, उनकी प्राइसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। ठीक है, जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो होना क्या चाहिए कि आप लोग जो सैलरी होती है वर्कर्स की, या फिर जो एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं जो जॉब करें, उनकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, जो बिजनेस करे उनका प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो रियल वेजेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती। कितने परसेंट से, 20% से। अब जो रियल वेजेस हैं वो क्या है, यहाँ पे मैं वेजेस भी लिख सकता था, नहीं। तो रियल वेजेस का मतलब है कि देखो, जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ सैलरी बढ़ती है। ठीक है, पहले के टाइम पे लोग 500 कमाते थे, एंशियंट टाइम की, मतलब एंशियंट नहीं, मतलब मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। सपोज आज से 20 साल बाद अगर किसी की सैलरी 5,000 रुपये महीने है तो वो उसमें सर्वाइव कर सकता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर किसी फैमिली में इनकम 5,000 है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से सिंगल पर्सन भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, उस टाइम उस चीज में। तो रियल वेजेस का मतलब होता है कि जो आपकी सैलरी है वो महंगाई के हिसाब से बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट रिड्यूस बाय 20%, 20% से कम हो जाती है। अब जब ये परेशानी का टाइम चल रहा था, लोगों के पास स्टेबल जॉब नहीं थी। ठीक है, जब लोग स्टेबल नहीं होते तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, एसोसिएशन का पार्ट बन जाते हैं किसी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वर्कर्स होंगे दे बिकेम द पार्ट ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन। तो इस टाइम पे जो वर्कर्स एसोसिएशन थी उनमें ढेर सारी मेंबरशिप बनती है, रोल नए नए लोग उसमें जुड़ने लगते हैं। इसी टाइम पे क्या होता है, जब ये सारी चीजें चल रही थी तो एक इंडस्ट्री थी जिसका नाम था पुतिलोव आयरन इंडस्ट्री। यहाँ से हमारा फेज स्टार्ट होता है। पुतिलोव आयरन इंडस्ट्री हुआ करती थी फ्रांस में। ठीक है, इस पुतिलोव आयरन इंडस्ट्री ने क्या किया, अपने 4 वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया, फायर कर दिया। ठीक है, जॉब से निकाल दिया। अब ये जो 4 वर्कर हुआ करते थे, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थे। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो दे वर द मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। ये असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का पार्ट थे। ठीक है, तो इन 4 वर्कर्स को निकाल दिया। अब ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि जरूरत के टाइम पे अपने वर्कर्स की हेल्प करना, उनका ध्यान रखना। तो जैसे ही इनको जॉब से निकाला गया तो लोगों ने क्या बोला, जो वर्कर थे, दे कॉल्ड फॉर इंडस्ट्रियल मूवमेंट। उन्होंने इंडस्ट्रियल मूवमेंट की डिमांड करी कि अब तो कोई एक इंडस्ट्रियल मूवमेंट लेके आना पड़ेगा, हमारे भाइयों को जॉब से कैसे निकाला। तो अगले ही दिन क्या होता है, पीटर्सबर्ग सिटी में लगभग 1,10,000 से ज्यादा वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं। और किस चीज की डिमांड करने लगते हैं स्ट्राइक पर जाते ही, दे स्टार्टेड डिमांडिंग रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स। जो आप 10 से 15 घंटे की शिफ्ट पहले कर रहे थे, अब वो डिमांड कर रहे हैं कि जो वर्किंग आवर है वो सिर्फ 8 आवर्स तक लिमिटेड होना चाहिए, जो कि सही है। दूसरी जो डिमांड थी वो क्या थी, इंक्रीज इन वेजेस, कि अब हमारा जो रियल वेजेस कम हो गया है 20% से, ये बढ़ना चाहिए। तो वेजेस बढ़नी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो जिस तरीके से हम काम करते हैं, ये वर्किंग कंडीशंस भी इम्प्रूव होनी चाहिए। तो ये 3 डिमांड थी वर्कर्स की इस स्ट्राइक के टाइम पे, रिडक्शन इन वर्किंग डे टू 8 आवर्स, एंड इंक्रीज इन वेजेस, सैलरी बढ़नी चाहिए, और लास्ट आता है कि इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो ये 1905 रेवोल्यूशन का एक पार्ट है। बाकी का पार्ट मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें हम ब्लडी संडे के बारे में डिस्कस करेंगे, और ब्लडी संडे के साथ साथ में ही इस ब्लडी संडे के क्या आउटकम्स निकल के आते हैं सोसाइटी में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और प्लस समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।